दोस्तों, एक सवाल अक्सर लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि क्या हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम में भी कास्ट सिस्टम, कि जिसको हम लोग जाति व्यवस्था भी कह सकते हैं, वो पाया जाता है या फिर नहीं। तो इसका एक सीधा और सिंपल सा जवाब यही है कि बिल्कुल भी नहीं। इवन अगर आप लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस आखिरी स्पीच पर नजर डालोगे कि जो उन्होंने इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत होने से पहले लोगों के सामने दी थी, तो उसमें भी सबसे ज्यादा इक्वलिटी पर ही जोर दिया गया था। साफ तौर पर कहा गया था कि तुम में से किसी भी अरबी को गैर अरबी पर, या गैर अरबी को अरबी पर, किसी भी काले को गोरे पर, या किसी भी गोरे को काले पर कोई बढ़तरी हासिल नहीं है। इस्लाम में बराबरी का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस चीज का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतिहासकारों के मुताबिक इस्लाम इतने कम वक्त के अंदर जो पूरी दुनिया में इतनी तेजी के साथ फैला था, उसके पीछे जो कुछ बड़े रीजंस थे, जो कुछ बड़ी वजह थी, उनमें से एक बड़ी वजह ये बराबरी का ही कॉन्सेप्ट था। क्योंकि उस दौर में अलग अलग इलाकों में बहुत सारे लोग सिर्फ अपने कलर, अपने सोशल स्टेटस या फिर अपनी नस्ल की वजह से ही भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया करते थे। तो जब इस्लाम बराबरी का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेकर आया, तो ये लोगों के लिए न सिर्फ हैरान कर देने वाला था, बल्कि बहुत ज्यादा सुकून देने वाला भी था। जहाँ जहाँ भी इस्लाम पहुँचा, तो ऐसे मजलूम लोगों ने बढ़ चढ़कर इसको अपनाना शुरू किया। मगर दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि ये सिक्के का सिर्फ और सिर्फ एक पहलू है, वरना सिक्के का जो दूसरा पहलू है उसकी कहानी तो कुछ और ही बयां करती है। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ साउथ एशिया में, कि जहाँ पर हमारा इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश आते हैं। यहाँ के मुसलमानों पर अगर आप लोग ध्यान से नजर डालेंगे तो इनमें न सिर्फ कास्ट यानी कि जातियों का सिस्टम पाया जाता है, बल्कि साफ तौर पर नजर भी आता है। शादी वगैरह करते हुए तो इन चीजों पर खास ध्यान दिया ही जाता है। इसके अलावा भी कभी कभी सिर्फ इस बात पर झगड़ा हो जाता है कि कौन सी कास्ट किससे ऊपर है, ताकि उसको उसी हिसाब से भाव दिया जाए। इस मुस्लिम कास्ट सिस्टम का गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इलाकों में लोग इसको कास्ट सिस्टम के अलावा जाति, बरादरी या फिर कौम वगैरह के नाम से भी जानते हैं, और पूछते हैं कि भाई कौन सी कौम से हो, या कहते हैं भाई कौन सी बरादरी से हो। इस इलाके में रहने वाले मुसलमानों के बीच में आप लोगों को भर भर कर जातियां मिलेंगी। कोई अपने आप को सैयद कहलवाता है, तो कोई शेख, कोई पठान, तो कोई अंसारी, कोई कुरैशी, कोई नाई, कोई धोबी, कोई रंगरेज, कोई रईन, और न जाने कौन कौन सी जातियां और कौम पाई जाती हैं। तो हम लोगों का अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई जब इस्लाम में कास्ट सिस्टम पाया ही नहीं जाता है, तो यहाँ के मुसलमानों में ये इतनी अलग अलग कौमें आई कहाँ से? और दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर यहाँ के मुसलमानों का ये कास्ट सिस्टम काम कैसे करता है? क्या ये दूसरों से अलग है, या फिर इनमें भी कास्ट के हिसाब से ही ऊंच नीच और अछूत जैसी चीजें पाई जाती हैं? RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये बात है सन 2022 की, कि जब बीजेपी यानी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने हैदराबाद के मेन ऑफिस में एक बड़े लेवल की मीटिंग की थी। मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था देश के मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद मानो पूरे देश में कोहराम मच गया था। हर कोई हैरान था, क्योंकि इस मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको सीधा मैसेज दिया था कि हर हाल में वो कोशिश करें कि देश के जो मुसलमान हैं उनमें जो एक खास वर्ग है यानी कि पसमानदा, उनको अपनी तरफ खींचें, उनको टारगेट करें और उनको हर हाल में अपना वोटर्स बनाएं। तो अब हैरानी लोगों को इस बात की थी कि भाई ये पसमानदा क्या है। गैर मुस्लिम तो छोड़ ही दीजिए, खुद देश के मुसलमान भी हैरान थे कि भाई ये पसमानदा कहाँ से उठा लाए, क्योंकि वो लोग भी अपनी पूरी जिंदगी में इस शब्द को, इस वर्ड को पहली बार सुन रहे थे। मुझे पता है कि आप भी लोग हैरान ही होंगे, और आप में से भी ज्यादातर लोग इस वर्ड को पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो पसमानदा के बारे में जानने से पहले हम लोग जरा इंडिया के मुसलमानों का कास्ट सिस्टम समझ लेते हैं। भारत के मुसलमानों को कास्ट सिस्टम के मामले में 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। ये बिल्कुल उसी कास्ट सिस्टम की तरह है कि जो भारत के हिंदुओं में सैकड़ों या ये कह सकते हैं कि हजारों साल पहले से मौजूद हुआ करता था। जैसे हिंदुओं के कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय,
फिर वैश्य और फिर शूद्र हुआ करते थे। बिल्कुल वैसे ही जब भारत में रहने वाले मुसलमानों के कास्ट सिस्टम में भी 3 सेक्शन बनाए जाते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर होते हैं अशरफ्स, दूसरे नंबर पर होते हैं अजलफ्स और तीसरे नंबर पर होते हैं अर्जल्स। ये जो सबसे ऊपर वाले अशरफ्स होते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनका या तो ये दावा है कि वो डायरेक्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही नस्ल से हैं और वो अपने आप को सैयद कहलवाते हैं, या फिर वो लोग होते हैं कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो नहीं मगर उनके जो साथी थे, यानी कि खास तौर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह उनकी नस्ल से हैं। और ये जो लोग होते हैं ये अपने आप को शेख कहलवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वो लोग होते हैं कि जो अफगानिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए और अपने आप को पठान कहलवाते हैं, या वो लोग होते हैं कि जो अलग अलग दौर में तुर्की, ईरान या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आए और एक लंबे वक्त तक अलग अलग दौर में उन्होंने भारत पर राज किया और आज के दौर में अपने आप को मिर्जा कहलवाते हैं। इसके अलावा वो लोग भी अपने आप को इसी अशरफ कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं जो किसी दौर में हिंदू हुआ करते थे मगर हिंदुओं में बड़ी जाति से थे, या फिर राजा महाराजा हुआ करते थे और बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। अशरफ्स के बाद ये जो दूसरे सेक्शन यानी अजलफ में लोग आते हैं, ये वो हुआ करते थे कि जो इन लोगों से थोड़ा नीचे लेवल का काम किया करते थे, मतलब कि किसान हुआ करते थे, बुनाई का काम किया करते थे, या फिर छोटे मोटा बिजनेस भी किया करते थे। और इससे भी नीचे आते हैं अर्जल्स, जो वो लोग हुआ करते थे कि जो पेशे के तौर पर ऐसा काम किया करते थे कि जिनको सोसाइटी ज्यादा अहमियत नहीं दिया करती थी। अब क्योंकि इस्लाम धर्म में तो सिरे से ही कास्ट सिस्टम पाया ही नहीं जाता है, सिर्फ इंडियन मुस्लिम में ही पाया जाता था या काफी हद तक अभी भी पाया जाता है, और इन लोगों ने ये सिस्टम उठाया भी यहीं से था। यही वजह है कि अगर आप लोग उस सिस्टम पर नजर डालेंगे कि जो यहाँ के हिंदुओं में पिछले सैकड़ों हजारों साल से मौजूद था, तो मुसलमानों का ये सिस्टम भी उससे काफी हद तक सिमिलर नजर आएगा। मिसाल के तौर पर अशरफ्स को ब्राह्मण्स की तरह ही अपर कास्ट माना जाता था, और ये जो अजलफ्स थे इनको क्षत्रिय और वैश्यास की तरह मिडिल क्लास, जबकि ये जो अर्जल्स थे इनको दलितों की तरह यानी शूद्रास की तरह लोअर क्लास माना जाता था। अब दोस्तों ये जो तीनों सेक्शंस हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में बताया, इनमें से सबसे ऊपर वाले यानी अशरफ्स को अगर छोड़ दिया जाए और नीचे के जो 2 बचते हैं यानी कि अजलफ्स और अर्जल्स, इन दोनों को मिलाकर ही बोला जाता है पसमंदा। पसमंदा वर्ड इस जाति सिस्टम की तरह ज्यादा पुराना तो नहीं है, क्योंकि सन 1998 में ही पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, वो भी एक जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन के जिनका नाम हुआ करता था अली अनवर अंसारी, और उसके बाद से ही लगातार आज तक इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनमें से 85% आबादी इन्हीं पसमानदा मुसलमानों की है, और ये उन 15% यानी कि अशरफ मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। यही वजह है कि सिर्फ सन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही पसमानदा का जिक्र नहीं किया गया था, बल्कि इससे पहले भी लगातार गवर्नमेंट के सिस्टम में पसमानदा शब्द घूमता रहा है। सन 2005 की सच्चर कमेटी में भी इसी 3 सेक्शन वाले कास्ट सिस्टम का और इस पसमानदा वगैरह का जिक्र मौजूद था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन भारत के मुसलमानों में ये कास्ट सिस्टम, ये जाति का पूरा सिस्टम आया कहाँ से? तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब यही है कि जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम में तो सिरे से ही कास्ट का या ऊंच नीच का कोई सिस्टम था ही नहीं, लेकिन जब इस्लाम अलग अलग इलाकों में फैलना शुरू हुआ और स्पेशली इंडिया जैसे इलाकों में जब बड़ी तेजी के साथ फैला, तो उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो अब मुसलमान बन चुके थे, उन्होंने बहुत सारे अपने अंदर बदलाव भी कर लिए थे, पुराने धर्म भी छोड़ दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कास्ट सिस्टम था कि जिसके साथ वो पिछले सैकड़ों या ये कह सकते हैं कि हजारों साल से बंधे हुए थे, उसको वो नहीं छोड़ सके। यही वजह है कि सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि आपको ये चीज कहीं ना कहीं ईरान में भी नजर आती है, क्योंकि हिंदुस्तान की तरह ही जब ईरान में भी इस्लाम पहुंचा था तो वहाँ का जो समाज था वो इंडिया की तरह ही 4 सेक्शन में डिवाइड था। यानी वहाँ पर भी यही हुआ करता था कि सिर्फ एक सेक्शन ही राजा बनेगा, दूसरा सेक्शन फला काम करेगा, तीसरा सेक्शन फला काम करेगा। तो इसीलिए वहाँ पर इस्लाम फैला, बहुत सारी चीजें बदल गईं, मगर कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम का असर लंबे वक्त तक बाकी रहा। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जब इस टॉपिक पर बात करते हैं या बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जब इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो वो अक्सर ये जरूर कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों को इस पूरे मैटर से पल्ला झाड़ने की बजाय इस पर फोकस करना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस पर इम्प्रूव करने की जरूरत है।
لیکن یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ پورا میٹر، یہ پوری پرابلم اسلام سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سماج سے جڑی ہوئی ہے۔ بلکہ اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ صرف انڈین سماج سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسلمانوں میں یہ جو جات پات ہے، یہ جو برادری ہے، اس کا کانسیپٹ شادیوں میں نظر آئے گا، بہت ساری الگ الگ طرح کی دعوتوں میں نظر آئے گا، لیکن جب معاملہ ریلیجیس میٹرز کا آتا ہے، یعنی دھارمک چیزوں کا آتا ہے، تو دور دور تک نظر نہیں آئے گا۔ ایک مسجد کے اندر جب نماز ادا کی جاتی ہے تو یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی ہے کہ کون گورا، کون کالا، کون چھوٹا، کون بڑا، کون امیر، کون غریب، کون کس خاندان کا، کون کس نسل کا، کون کس برادری کا، بلکہ سب لوگ ایک دوسرے سے کندھا ملا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ جو پہلے پہنچتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور جو بعد میں پہنچتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کی پریئر کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی جس کو امام کہا جاتا ہے، وہ بندہ بھی کسی بھی خاندان، کسی بھی نسل کا ہو سکتا ہے، کسی بھی کلر اور کسی بھی سوشل اسٹیٹس کا ہو سکتا ہے۔ تمام کے تمام لوگ بے جھجک اس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی دور میں ڈاکٹر اقبال نے لکھا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ فی الحال دوستو، اس اہم ٹاپک سے ریلیٹڈ کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ باقی ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔